हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मात्र 25 दिन का कोर्स। तो 25 दिन में आप क्या कर सकते हैं, यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय साइकोलॉजी और ईवीएस। तो साइकोलॉजी और ईवीएस को मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा, बहुत अच्छे से कवर कर भी रहा हूँ। तो ये मान के चलिए, यदि आप दोनों क्लास को फॉलो कर लेते हैं तो आप 30 में 30 पा सकते हैं, 30 में 28 तो आप ज़रूर पा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी और भी सब्जेक्ट को लेकर कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, उसकी भी मैं आपको यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए छात्र हैं, जो हमारे नए साथी हैं, वे शशि जीएस एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करते चलें। इसलिए ज्वाइन करते चलें कि यूपी टेट टारगेट के बाद हम सी टेट टारगेट को फिर करेंगे, यानी कि सी टेट को भी हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है कि पारंपरिक कलाएं के बारे में। विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक कलाएं हैं जिनके बारे में आइए हम बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं कि वर्ली चित्रकारी, ये तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ली चित्रकारी कहाँ की पारंपरिक कला है, तो वो है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, वर्ली चित्रकारी कहाँ की पारंपरिक कला है, तो महाराष्ट्र की है। और चिकन कढ़ाई की बात करते हैं तो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चिकन कढ़ाई यहाँ की पारंपरिक कला है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिल्क कहाँ की पारंपरिक कला है, तो पारंपरिक कला है तो असम की है, असम के है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इत्र की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज को क्या कहा जाता है, इत्र के नगरी यानी परफ्यूम की नगरी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीतल कारीगरी की बात करते हैं या पीतल नगरी की बात करते हैं तो मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद यहाँ की पारंपरिक कलाएँ हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जामदानी बुनाई की बात करते हैं तो जामदानी बुनाई पारंपरिक कला कहाँ के है, तो पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, शहतूत और पश्मीना शॉल की बात करते हैं, कहाँ की पारंपरिक कला है, तो जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख की, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शॉल की बात करते हैं, शॉल कहाँ की पारंपरिक कला है, तो कुल्लू यानी कि हिमाचल प्रदेश के। एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं तो कश्मीर की। पटोला बुनाई की बात करते हैं गुजरात की। नेक्स्ट बात करते हैं, बमडाना की बात करते हैं, बडाना डिज़ाइन की बात करते हैं तो राजस्थान गुजरात। पोचमपल्ली की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। दरिया की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। और एक तरीके से लकड़ी पर नक्काशी की बात करते हैं, लकड़ी पर नक्काशी की बात करते हैं तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश। पिथौड़ा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, पिथौड़ा कहाँ की पारंपरिक कला है, तो वो है मध्य प्रदेश की, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है, वर्ली चित्रकारी को आप ज़रूर याद रखिएगा। और चिकन कढ़ाई उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम आपको देना है, यूपी टेट को देना है, तो आप एक तरीके से चिकन कढ़ाई और पीतल नगरी, ठीक, या पीतल कारीगरी। और दूसरी बात याद रखिएगा, इत्र नगरी या एक तरीके से परफ्यूम की नगरी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं मधुबनी चित्रकारी के बारे में। काफ़ी ज़्यादा ये भी पूछा जाता है, तो मधुबनी चित्रकारी के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, मधुबनी चित्रकारी के बारे में बात करते हैं तो बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से यह एक प्रचलित कला है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से प्रचलित कला है। और जिसके अंतर्गत देखा जाए तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले क्षेत्र आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर जिले के भी क्षेत्र आते हैं। और इस कला में क्या होता है कि फूल, पत्ती, जानवर, इंसान, पक्षी आदि की चित्र बनाए जाते हैं। तो इस कला में क्या होता है, मधुबनी चित्रकला में क्या होता है कि फूल, पत्ती, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। और इसमें चित्रों में उभार लाने के लिए क्या किया जाता है कि चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है और इनमें प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है।
और ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक रंगों में जैसे कि हल्दी की बात करते हैं, नील की बात करते हैं, पेड़ पौधे और गोबर आदि का भी प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मधुबनी चित्रकारी कहाँ की पारंपरिक कला है, तो बिहार की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार के मिथिलांचल को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर इतना डीप पूछेगा तो मिथिलांचल को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं कि भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं फसल त्यौहार यानी बैसाखी त्यौहार कहाँ का है, पंजाब का है, इस बात को ध्यान रखिए। गणगौर की बात करते हैं तो राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल की बात करते हैं तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। रामनवमी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। और दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। और छठ पूजा की बात करते हैं, अभी होने वाला है छठ पूजा, ठीक है, तो बिहार का प्रमुख त्यौहार है। बिहू की बात करते हैं, बिहू एक फसल त्यौहार है और कहाँ के है, असम का त्यौहार है। माघी पूर्णिमा प्रमुख त्यौहार, माघी पूर्णिमा प्रमुख त्यौहार कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। गुगा नवमी यानी सर्प पूजा कहाँ की है, हरियाणा। ओणम की बात करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओणम यानी कि यह एक फसल त्यौहार है और कहाँ का प्रमुख फसल है, केरल की है। नेक्स्ट बात करते हैं लोक रंग नृत्य की बात करते हैं। यह एक तरीके से नृत्य त्यौहार है यानी नाचने वाला त्यौहार है जिसमें डांस वगैरह होता है, तो मध्य प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट बात करते हैं गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, तो भैया महाराष्ट्र को सभी लोग याद रखते हैं और सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की बात करते हैं, यानी कि यहाँ का प्रमुख त्यौहार कौन सा, डोला यात्रा या रथ यात्रा। बाहू मेला की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। कर्मा त्यौहार की बात करते हैं तो झारखंड। उगाड़ी त्यौहार की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। और लोसार त्यौहार की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। और सिंगमो मेल गोवा की बात, सिंगमो एक तरीके से मेल प्रमुख त्यौहार कहाँ का है, गोवा का है। नवरात्र की बात करते हैं गुजरात को ध्यान रखिएगा। मैसूर दशहरा की बात करते हैं कर्नाटक को याद रखिएगा। यसांग त्यौहार की बात करते हैं तो मणिपुर को याद रखिएगा। लोसार त्यौहार की बात याद करते हैं तो सिक्किम को ज़रूर याद रखिएगा। खर्ची पूजा, भैया खर्ची पूजा को इस बार याद करके जाइएगा। खारची पूजा कहाँ का है, एक तरीके से त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार है। इस समय त्रिपुरा काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं छाप चार कूट की बात करते हैं तो मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए प्रमुख त्योहारों से एक प्रश्न ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख परिधान या संबंधित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि महिला वस्त्र या पुरुषों के वस्त्र की बात करते हैं, तो जैसे महिला वस्त्र की बात करें मुंडुम नेरियाथुम की बात करते हैं तो केरल का एक तरीके से प्रमुख एक तरीके से महिला वस्त्र है, केरल की महिलाएं इसको पहनती हैं। मेखला चादर की बात करते हैं असम। सलवार कमीज की बात करते हैं तो पंजाब की महिलाएं पहनती हैं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखिएगा। घाघरा चोली की बात करते हैं राजस्थान गुजरात, तो घाघरा चोली को याद रखिएगा राजस्थान गुजरात, ठीक है, आपने मूवी देखा होगा राजपाल यादव की। लंगा वनी धावनी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के एक तरीके से महिलाएं इसको पहनती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पगड़ी की बात करते हैं तो दस्तर पगड़ी पंजाब के लोग पहनते हैं। फेटा पगड़ी महाराष्ट्र के लोग पहनते हैं और मैसूर पेटा मैसूर के लोग पहनते हैं। और साफा की बात करते हैं तो राजस्थान के लोग पहनते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं प्रमुख नृत्य के बारे में बात करते हैं। प्रमुख नृत्य के बारे में बात करते हैं, भारत के प्रमुख नृत्य के बारे में आइए बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइए हम समझते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, आइए हम समझते हैं, इसको हम मैप में देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको मैं मैप में दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में। बात करते हैं भरतनाट्यम की बात करते हैं तो कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, तो ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम प्रमुख या शास्त्रीय नृत्य है, तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम को, भरतनाट्यम याद रखिएगा, तमिलनाडु का एक तरीके से शास्त्रीय नृत्य है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सत्तरिया की बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है सत्तरिया कहाँ का प्रमुख सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है,
तो असम का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सत्तरिया की बात करें तो सत्तरिया कहाँ का है, असम का। और असम हमारा कहाँ पर है, ये रहा प्यारा असम। तो सत्तरिया को याद रखिएगा, यहाँ का सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ का सत्तरिया शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी की बात करते हैं, कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश कहाँ पर रहा है, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी यहाँ का एक तरीके से शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी को आप लोग याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो देखिए हमने पहली बातें क्या सीखा, पहली बातें हमने देखा एक तरीके से कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद हमने देखा एक तरीके से असम की बात करते हैं, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, सत्तरिया है। फिर हमने आंध्र प्रदेश का देखा, तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है या शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये है यहाँ का कुचिपुड़ी। तो ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का एक तरीके से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसी की बात करते हैं। तो उड़ीसा, इसको भूलेंगे ही नहीं आप लोग, तो इसको तो आप अपने आप से तुक्का भी लगा सकते हैं और सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के उड़ीसी ही है, यहाँ के उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की, सॉरी कथकली की बात करते हैं, कथकली की बात करते हैं, कथकली की बात करते हैं। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात करते हैं तो केरल का है, तो केरल हमारा कहाँ है, सॉरी केरल की बात करते हैं तो ये रहा केरल। केरल के क्या है, कुचिपुड़ी, सॉरी केरल का है कथकली। सॉरी एक मिनट दोस्तों। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथकली। तो ध्यान रखिएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथकली, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोहिनी अट्टम की बात करते हैं। तो मोहिनी अट्टम भी केरल के, तो ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम और एक तरीके से कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरला का। तो ध्यान रखिएगा केरल में आप मोहिनी अट्टम को भी याद रखिएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम को भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ के है, केरल के। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर कहाँ पर है, मणिपुर कहाँ पर है, तो ये रहा आपका मणिपुर। तो ध्यान रखिएगा ये रहा मणिपुर, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ के कथक शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या कथक कहाँ के है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। फिर हमने आपको बताया था आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था, तो यहाँ के कुचिपुड़ी है, यहाँ के कुचिपुड़ी है शास्त्रीय नृत्य। फिर हमने आपको बताया था एक तरीके से, फिर हमने आपको बताया था उड़ीसा के बारे में, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। फिर हमने आपको बताया था असम की बात, हमने आपको बताया था असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्तरिया है। ठीक है, और मणिपुर का हमने अभी आपको बताया, मणिपुरी के बारे में बताया। और उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। फिर हमने आपको बताया था केरल के बारे में। तो केरल में दो प्रमुख एक तरीके से दो शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा, मोहिनी अट्टम और कथकली, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली को याद रखिएगा, कहाँ का है, केरल की शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य के बारे में देखिए, लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं। रऊफ दामली की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। छोलिया की बात करते हैं तो उत्तराखंड के लोक नृत्य है। घूमर की बात करते हैं तो हरियाणा, और गरबा की बात करते हैं तो गुजरात का लोक नृत्य है। तमसा लावड़ी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के। भांगड़ा गिद्दा की बात करते हैं तो पंजाब की। झूमर कालबेलिया की बात करते हैं तो एक तरीके से राजस्थान। चरवा के लोक नृत्य क्या है, हिमाचल प्रदेश। और बिहू की बात करते हैं तो असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलम की बात करते हैं, यानी कि कोलाकट्टम की बात करते हैं। कोलाट्टम की बात करते हैं तो तमिलनाडु। घंटा मर्दला की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। और बांस नृत्य की बात करते हैं तो मणिपुरी, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कौन मनाती है, कौन सी जनजाति, कुकी जनजाति। नेक्स्ट बात करते हैं बाउल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। रासलीला की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। चिराओ की बात करते हैं मिजोरम।
तो आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन आएगा और लोक नृत्य से आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर आएगा। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, 1 से 2 बार आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं प्रमुख भाषाओं के बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख भाषाओं के बारे में, या भारत की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, किस राज्य की कौन सी भाषाएं प्रमुख हैं, इसके बारे में आइए बात करते हैं। जैसे कि पंजाबी भाषा की बात करते हैं तो किस राज्य में बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो पंजाब में। और सिंधी भाषा की बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब को ध्यान रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब को याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब की सिंधी भाषा है। और नेपाली भाषा कहाँ की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। और डोगरी भाषा कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं या प्रचलित भाषा है, मराठी भाषा कहाँ की है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र के, महाराष्ट्र के प्रमुख या प्रचलित भाषा है। गुजराती की बात करते हैं गुजरात, कोंकणी की बात करते हैं गोवा, और कन्नड़ की बात करते हैं कर्नाटक। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें से आपको 1 से 2 नंबर ज़रूर मिल जाएगा जितनी चीज़ें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाली की बात करते हैं, तो बंगाली प्रमुख भाषा, बंगाली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड। बोडो भाषा कहाँ की है, असम की है। संथाली भाषा कहाँ की है, झारखंड की। मैथिली भाषा और बिहार की। उड़िया भाषा उड़िया की। और हिंदी मुख्यतः उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। संस्कृत कोई विशेष राज्य की भाषा नहीं है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तमिल की बात करते हैं तो तमिलनाडु की। मलयालम की बात करते हैं तो केरल में बोली जाती है। तेलुगु की बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। असमिया की बात करते हैं तो असम में। मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुर में। उर्दू की बात करते हैं तो लगभग देखा जाए तो उर्दू भाषा जो है पूरे भारत में बोली जाती है, क्योंकि हम उर्दू यानी कि जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसमें वो उर्दू को भी हम मिक्स कर देते हैं। कश्मीरी की बात करते हैं, कश्मीरी भाषा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाषाओं से भी एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ले, तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये वही बातें हैं, दोबारा आ गई हैं, तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो भारत की प्रमुख जनजातियों में से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की प्रमुख जनजातियां तो ज़रूर आप लोग याद करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि बात करते हैं चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति कहाँ की है, लद्दाख की है। गद्दी जनजाति कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। गोंड जनजाति कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। कोरवा जनजाति कहाँ की है, छत्तीसगढ़ झारखंड की। सहरिया जनजाति कहाँ की है, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, सहरिया जनजाति कहाँ की है, मध्य प्रदेश। मुंडा जनजाति कहाँ की है, झारखंड की। खोंड जनजाति कहाँ की है, उड़ीसा की। नागा कहाँ की है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की नागा जनजाति है। टोडा जनजाति कहाँ की प्रमुख है, एक तरीके से तमिलनाडु। जारवा जनजाति की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लुसाई जनजाति की बात करते हैं तो मिजोरम। वर्ली जनजाति की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बक्करवाल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख जनजाति है। थारू जनजाति उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की। जौनसारी एक तरीके से उत्तराखंड की। भोटिया उत्तराखंड की। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से रिवीजन इतना करवा देता हूँ। देखिए, बक्करवाल जनजाति कहाँ की है, तो जम्मू कश्मीर की। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर पाई जाती है। और खरवार जनजाति कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। जौनसारी भोटिया कहाँ की है, उत्तराखंड की, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मीणा जनजाति कहाँ की है, राजस्थान की। भील जनजाति की बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। संथाल जनजाति की बात करते हैं तो झारखंड को याद रखिएगा। उराव जनजाति की बात करते हैं तो झारखंड। तो उराव और संथाल दोनों ही जनजाति कहाँ की है, झारखंड की है। गारो खासी जयंतिया की बात करते हैं तो मेघालय की है। कुकी जनजाति मणिपुर के हैं, मणिपुर की, अभी हमने आपको बताया था। लेप्चा जनजाति की बात करते हैं तो सिक्किम की है। और भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में। आइए बात करते हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक क्या है, विद्यालय है। देखिए, विद्यालय की बात करते हैं तो बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, परिवार होता है। तो ध्यान रखिएगा, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है, तो परिवार होता है।
जबकि बालक का जो नैतिक विकास होता है एक तरीके से परिवार के साथ साथ विद्यालय में होता है। तो देखिए, बालक का जो नैतिक विकास होता है परिवार में तो होता है, लेकिन जब वह विद्यालय जाता है तो भी एक तरीके से तो भी उसका नैतिक विकास होता है, वहाँ थोड़ा और अच्छा होता है। विद्यालय में मानवीय गुण कौन कौन से आते हैं? जैसे विद्यालय में मानवीय गुण हमारे अंदर या बच्चों के अंदर एक तरीके से पैदा होता है या विकास हो जाता है। तो जैसे कि बात करते हैं, बड़ों का आदर करना, आज्ञा का पालन करना, गुरु का सम्मान करना, मिलजुल कर कार्य करना, सहायता करना आदि कर्तव्य सीख जाता है बच्चा। मानवीय गुणों ये कहाँ सीख जाता है? विद्यालय में। तो ये है मानवीय गुण है जो विद्यालय में बच्चा सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यालय के बारे में बात करते हैं, विद्यालय के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय होता है और उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है, माध्यमिक विद्यालय होता है और उच्च माध्यमिक विद्यालय होता है। देखिए, प्राथमिक विद्यालय उसे कहा जाता है जो एक तरीके से 1 से लेकर 5 तक की क्लास को क्या कहा जाता है या कक्षा को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्कूल कहा जाता है या प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 5 तक की क्लास को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्कूल या प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। 6 से लेकर 8 तक की क्लास को क्या कहा जाता है? मिडिल स्कूल या उच्च प्राथमिक स्कूल कहा जाता है। आज कई लोगों को यह पहली बार जानकारी मिल रही होंगी, क्योंकि आज तक आप लोग भले ही पढ़ते आ रहे हैं, भले ही आपने बीएड कर लिया होगा, लेकिन आपको आज तक सही तरीके से नहीं पता होगा सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 10वीं तक के स्कूल को क्या कहा जाता है? 10वीं तक के क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्कूल या माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्कूल होता है वो हाई स्कूल होता है, यानी कि माध्यमिक विद्यालय उसे कहा जाता है। और 12वीं तक की बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हायर सेकेंडरी कहा जाता है, हायर सेकेंडरी कहा जाता है या उच्च माध्यमिक विद्यालय कहा जाता है। इनके अलावा देखा जाए तो आजकल नर्सरी स्कूल और प्ले स्कूल भी हैं, और जिनमें पहली कक्षा से छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वही बातें हैं जो हमने आपको बताया था। बस व स्टैंड एक नया टॉपिक है, छोटा सा। देखिए, बस व स्टैंड की बात करते हैं तो सड़क मार्ग छोटी दूरियों के पास में जोड़ने यात्रियों को आदान प्रदान के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या आने जाने में महत्वपूर्ण यहाँ भूमिका निभाता है। सरकार बस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या किया है? बस स्टैंड या बसें उपलब्ध करवाती है, और इनका रख रखाव कौन करता है? राज्य पथ परिवहन निगम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है रेलवे व रेल स्टेशन के बारे में। देखिए, बात करते हैं रेल परिवहन लंबी दूरियों को जोड़ने और यात्रियों एवं भारी माल के आदान प्रदान में सस्ता संसाधन उपलब्ध कराता है या करवाता है। और भारतीय रेलवे के भारतीय संविधान का संघ सूची का विषय है। एक नई बातें आपको जानकारी मिली है, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय रेलवे जो है एक तरीके से भारत के संविधान के संघ सूची का विषय है। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और इसका रख रखाव संचालन दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेलवे मंत्रालय करता है। और रेलवे के मुखिया को क्या कहा जाता है? स्टेशन मास्टर कहा जाता है। रेलवे स्टेशन के मुखिया को क्या कहा जाता है? स्टेशन मास्टर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में रेलों का प्रारंभ पहली बार कहाँ से शुरू हुआ था? तो 16 अप्रैल को 1853 मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो भारत की पहली ट्रेन जो चली थी 16 अप्रैल 1853, इस डेट को जरूर याद रखिएगा। कहाँ से? मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चली थी। इस बात को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 34 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेल मार्ग या प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो एक तरीके से 1.324 किलोमीटर लंबा है। 12 अप्रैल 2012 को इसे बनाया गया विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग प्लेटफॉर्म। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे की बात करते हैं केरल है 1.18 किलोमीटर। और तीसरे की बात करते हैं खड़गपुर कोलकाता 1.07 किलोमीटर। नेहरू पुल की बात करते हैं तो सोन नदी पर स्थित है सबसे लंबा
रेल पुल है। तो ध्यान रखिएगा, नेहरू पुल जो है एक तरीके से सोन नदी पर है, जो सबसे लंबा रेल पुल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और विश्व का सबसे लंबा रेल पुल जो है एक तरीके से जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। देखिए, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको मैराथन क्लास भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरी देखिए और लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ यदि आपने लास्ट तक सारी क्लास को फॉलो कर लिया तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आप ज़रूर पास हो जाएंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में आप सोचिए एक बार कि एक तरीके से 30-30 नंबर का दोनों होता है, 30-30 नंबर का दोनों होता है। यदि आपने एक तरीके से 55 भी सही कर लिया, 55 भी आपने सही कर लिया, तो बाकी सब्जेक्ट में आप थोड़ा थोड़ा भी सही कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भी 3 सब्जेक्ट में सही कर लेंगे, 20-20 नंबर भी, तब भी आप एक अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए हमारे साथ। मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बेहतर करके आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ मैं करवा दूंगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट साइकोलॉजी की क्लास में हम मिलते हैं।